हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ कपाडिया और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग ब्रेन पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम अपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को खत्म कर देंगे। ये हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है और इस वीडियो का टॉपिक ये है कंक्लूजन। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। ये नेपोलियन बोनापार्ट था कौन, आप देख सकते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ये था, और जब इसने देखा कि ना तो डायरेक्टरी, ना जैकोबिन क्लब, ना नेशनल असेंबली, कोई भी गवर्नमेंट फ्रांस को प्रॉपरली रूल करने में असमर्थ हो रही है, वो रूल नहीं कर पा रही है, तो इसने क्या सोचा कि क्यों ना मैं शक्ति में आऊं, मैं पावर में आऊं। जब मैं पावर में आऊंगा तो मैं मॉडर्न लॉज लेके आऊंगा, फ्रांस को मॉडर्न कर दूंगा और डेली लाइफ में चेंजेस लेकर आऊंगा। तो नेपोलियन ने सोचा कि अब मैं किंग बनूंगा, तो ही बिकेम द किंग इन 1804। एक्चुअली नेपोलियन भी आर्मी में था फ्रांस की, तो नेपोलियन फ्रांस की आर्मी में था, और क्योंकि वो आर्मी में था तो उसके पास टेक्निक्स थी कि कैसे तख्ता पलट किया जाए, कैसे जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको हटाकर खुद पावर में आया जाए। उसने क्या किया, 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को एम्परर बना लिया फ्रांस का, क्राउन्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ फ्रांस, यानी फ्रांस का एम्परर बन गया। एंड ही सेट आउट टू कंकर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, और फिर वो अपनी यात्रा में निकला अपने पड़ोसी यूरोपीय देशों को जीतने के लिए। वो अपने पड़ोसी देशों को जीतने के लिए अपनी यात्रा में निकला, उनको हराया, और अब जहां जहां उसने अपने पड़ोसी देशों को हराया वहां वहां अपने परिवार के सदस्यों को वहां का सुल्तान बना दिया, यानी वहां का राजा बना दिया। अगर मान लो नेपोलियन ने प्रुशिया को हराया, तो प्रुशिया के राजा को हराकर वहां के राजा की गद्दी पर किसको बिठाया, अपने परिवार के किसी मेंबर को, जैसे कजन हो गया, अपने सन हो गए, कजन, सन, ब्रदर्स, अंकल्स एंड फादर, ऐसे परिवार के मेंबर को बिठा दिए और वहां पे उनका राज तिलक कर दिया, यानी वहां पे उनको राजा बना दिया। एंड नेपोलियन सॉ हिज रोल एज ए मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, और नेपोलियन ने सोचा कि यार अब मैं राजा बना हूं तो मैं मॉडर्निटी लेके आऊंगा, यानी नयापन लेके आऊंगा। जैसे नई नई टेक्नोलॉजी लेके आएगा, नए नए आइडियाज लेकर आएगा जो कि आज से पहले कभी नहीं देखे गए थे, न सुने गए थे। जैसे कि उसने क्या लेके आया, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी लेके आया। लेकिन पहले क्या होता था, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी किंग के हाथ में होती थी। अगर किंग चाहता है किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को सेफली रखना तो वो किंग रखेगा, और अगर किंग चाहता है कि किसी की प्रॉपर्टी को हथिया लेना तो किंग हथिया लेगा। लेकिन अब उसने कहा कि नहीं, एवरीबडी हैज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अभी इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, और वो वेट और मेजरमेंट के लिए भी कॉमन सिस्टम लेके आया। आओ इसे समझते हैं। द गवर्नमेंट मेड रूल्स टू प्रोटेक्ट द पीपल्स प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इंट्रोड्यूस्ड वन कॉमन सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। सो दोस्तों, अभी हम जानेंगे कि सरकार ने क्या किया, रूल्स बना दिए, क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल। प्राइवेट प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है, हमारी जमीन, घर, पैसे और हमारे सामान, ये सारी हमारी क्या आ जाती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर आ जाती है। एंड इंट्रोड्यूस्ड वन कॉमन सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, एक कॉमन सिस्टम भी बनाया उन्होंने, क्या करने के लिए, वेट करने के लिए, मतलब सामान नापने के लिए, और तोलने के लिए, वेट एंड मेजरमेंट करने के लिए। कैसे किया उन्होंने, समझते हैं। पहले क्या होता था, अगर मैं 1 मीटर कपड़ा खरीदता था तो मेरा पड़ता था 100 सेंटीमीटर का, लेकिन अगर वही 1 मीटर में ए से बी जगह बेचता था तो वो 1 मीटर मेरा हो जाता था 90 सेंटीमीटर का। और अगर मैं भाई 1 मीटर ए से सी में बेचता था तो मेरा 1 मीटर हो जाता था 50 सेंटीमीटर का। तो ऐसा पता चलने में बड़ी मुसीबत होती थी कि भाई सामान का एक्चुअली क्या लेंथ है। अगर हम कुछ खरीद रहे हैं तो वो सामान कितना होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं 1 दर्जन केले खरीदूं तो 1 दर्जन में 12 केले आएंगे, लेकिन वही 1 दर्जन मैं अगर ए जगह से खरीदूं तो 12 है, बी जगह से खरीदूं तो मेरे को 10 मिल रहे हैं, 10 बनानास मिल रहे हैं। इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि भाई एक्चुअली में किसी चीज की कितनी लेंथ होगी, कितनी यूनिट होगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, कॉमन सिस्टम लेके आया कि हाँ भाई 1 दर्जन में 12 ही होंगे, इस तरीके से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर ही होंगे, इस तरीके का सिस्टम लेके आए।
कौन लेके आए? नेपोलियन जी लेके आए। कॉमन सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। और उस वेट मेजरमेंट में उन्होंने डेसिमल सिस्टम का भी इस्तेमाल किया ताकि ट्रेड और बिजनेस आसान हो सके। अभी हम पढ़ेंगे डेसिमल सिस्टम क्या है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हमारी लैंड, हाउस, फार्म्स, मनी, शॉप्स, गुड्स ओन बाय पर्सन, ये सारी चीजें हमारी क्या आ जाती है? प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंतर्गत आ जाती हैं। और प्रोटेक्शन यहाँ पे क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी मींस, यहाँ पे प्रोटेक्शन का मतलब है गवर्नमेंट ने अब रूल्स बना दिए, लॉज बना दिए। किस लिए? कि नोबडी कुड टेक अवे वंस लैंड, समवंस लैंड एंड प्रॉपर्टी इलीगली, कि अब कोई भी किसी की जमीन इलीगली ना ले सकता, कोई भी नहीं ले सकता। पहले होता था कि कोई बड़ा आदमी है, कोई पैसे वाला आदमी है, किसी की जमीन खेल मार पीट के किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया, ऐसी। द रूलर कुड नॉट कन्फिस्केट पीपल्स प्रॉपर्टी विदाउट एनी रीजन, कि जो रूलर है यानी किसी जगह का शासक है, किसी जगह का राजा है, वो भी किसी की जमीन बिना किसी कारण के नहीं छीन सकता। अगर उस जमीन से सड़क बनेगी, उस जमीन के माध्यम से उस जमीन पे पब्लिक कल्याण हेतु कुछ चीज बनेगी, तब तो वो जमीन छीनी जा सकती थी। और उसके बदले में राजा उस प्रॉपर्टी के बदले में कुछ मुआवजा दे सकता था। लेकिन बेफालतू में राजा भी उस जमीन पे कब्जा नहीं करेगा। अब थेफ्ट, रॉबरीज एंड इलीगल ऑक्यूपेशन वर पनिश्ड। अगर कोई चुरा रहा है, रॉबरी यानी डकैती डाल रहा है, इलीगल ऑक्यूपेशन किसी भी जमीन पे इलीगली कब्जा करे बैठा है, तो उन सबको भी पनिशमेंट मिलेगी। बायर्स एंड सेलर्स कुड कीप प्रॉपर्टी विदाउट फियर। पहले क्या होता था कि यार अगर हम जमीन खरीद रहे हैं तो जमीन का भी नहीं पता होता था कि क्या वो जमीन सही है या फिर खराब है। अब अभी मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूँ। पापा ने मेरे 4 साल पहले एक जमीन खरीदी थी 100 गज की। लेकिन पापा को ये डर था कि कहीं पता चले कि हम जमीन तो ले लें, हमारा डीलर फ्रॉड ना निकल जाए। तो इस सारी चीजों से डरने की अब ये डर खत्म हो गया था कि नहीं, अब जो जमीन है वो इलीगली नहीं बेची जा सकती। अब जो हर सामान है वो एकदम रियल है। तो इससे पीपल फेल्ट सेफ टू इन्वेस्ट इन द लैंड, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज, कि अब लोगों ने भी सेफ महसूस किया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। अर्लियर डिफरेंट रीजन्स यूज डिफरेंट यूनिट्स एंड मेथड टू मेजर यूनिट एंड लेंथ। मैंने वही बताया ना कि अलग अलग जगह में अलग अलग तरीकों का यूज होता था। डिफरेंट रीजन्स यूज डिफरेंट यूनिट्स, अलग अलग यूनिट्स का इस्तेमाल करते थे, अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करते थे। जैसे एक यूनिट का मतलब मान लिया, अगर हम एक यूनिट को सपोज करें 1 मीटर, तो उसमें एक जगह होगा 100 सेंटीमीटर, दूसरी जगह होगा 50 सेंटीमीटर, ऐसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो इसका उन्होंने हल निकाला, यानी एक क्या निकाला उन्होंने? सॉल्यूशन निकाला। जैसे कि आप समझो, अगर एक जगह है, अगर एक जगह है और उस जगह में क्या चलता है? शर, SER, सर, शर। वन शेयर इन वन रीजन, की एक क्षेत्र में एक शर की कीमत क्या है? वॉज डिफरेंट फ्रॉम वन सर इन अनदर रीजन, की वही एक सर एक जगह में तो कुछ और है और वही एक शर दूसरी जगह में कुछ और है। ट्रेडर चीटेड बाय चेंजिंग वेट्स। वही सामान है कि अगर 1 किलो में लेके आ रहा हूँ, 1 किलो में एक जगह चल रहे हैं 10 आलू, और वही 1 किलो में मैं 5 आलू ही दूं, ऐसे तो फिर जो जो बंदा सामान बेच रहा है उसको फायदा हो जाएगा, चीटिंग करेगा वो लोगों के साथ। तो इन सारी चीटिंग से बचने के लिए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट का हम सॉल्यूशन लेके आए। दिस क्रिएटेड कंफ्यूजन एंड चीटिंग इन द मार्केट। तो उस समय में जो गलत सिस्टम चलता था उसके कारण कंफ्यूजन होती थी और चीटिंग होती थी। अब क्या व्हाट चेंज, क्या बदला? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब है सेम एवरीवेयर, की हर जगह एक जैसा। यूनिफॉर्म मेजरिंग सिस्टम, कि एक जैसा नापतोल का सिस्टम आया, वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द डेसिमल सिस्टम, बेस्ड ऑन द डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम के ऊपर बेस्ड था वो सिस्टम। आ गया सब, आ गया दोस्तों आपको समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं व्हाट इज डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम पहले के टाइम पे सिर्फ होता था 1 मीटर,
2 मीटर, 3 मीटर, लेकिन अब उन्होंने इसको भी बाइफरकेट किया, उसको भी और छोटी मात्रा में तोड़ा। उन्होंने कहा नहीं, अगर मान लो 1 गिलास दूध में 1 गिलास दूध है, और अगर उसमें हम 1 लीटर माने 1 गिलास दूध को, और बंदा अगर 1.5 गिलास दूध पीना चाहे तो फिर कितना होगा? समझ में आ रहा है दोस्तों आपको? अगर 1 गिलास दूध में 1 लीटर दूध आ रहा है, मतलब 1 गिलास में 1 लीटर दूध आ रहा है, तो अगर कोई बंदा 1 गिलास और आधा गिलास और पी जाता है तो फिर कितना होगा? तो फिर कहोगे आपने 1 गिलास पिया प्लस आधा पिया, तो हो गया 1.05, 1.5। तो आ गया ना यहाँ पे पॉइंट, तो ये डेसिमल आ गया। उसी तरीके से डेसिमल सिस्टम को उन्होंने और इसको मतलब जो नॉर्मल सिस्टम पहले चल रहा था उसको उन्होंने और तोड़ा कि भाई अब उन्होंने मिलीमीटर्स भी बनाए। 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर में 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर में 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर। सिमिलर लॉजिक फॉर ग्राम, किलो और लीटर। और ऐसा ही लॉजिक उन्होंने ग्राम के लिए भी लगाया, किलोग्राम के लिए भी लगाया और ग्राम लीटर्स के लिए भी लगाया। दोस्तों आपको समझ तो आ रहा होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा डीप में घुसने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। पेपर में ये नहीं पूछेगा कि व्हाट वाज डेसिमल सिस्टम, आपसे ये पूछेगा कि बस क्या क्या चेंज हुआ, तो आप बता देना कि डेसिमल सिस्टम लेके आए, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, बस सिंपली, और इससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बेनिफिट 2 मिनट के अंदर पढ़ लेते हैं। इसके बेनिफिट्स है नो कंफ्यूजन इन मेजरमेंट, कोई कंफ्यूजन नहीं, नो चीटिंग बाय ट्रेडर, ट्रेडर चीटिंग नहीं कर सकते थे, स्मूथ ट्रेड अक्रॉस ऑल रीजन, हर जगह एक जैसा स्मूथ ट्रेड, यानी आसानी से कुछ ट्रेड हो सकता था, हर जगह एक जैसा सामान। समझ आ रहा होगा? यानी अगर 5 रुपए के बिस्कुट हमने लिया और 5 रुपए के एक बिस्कुट में एक जगह तो आ रहे हैं 4 पीसेस और एक जगह आ रहे हैं 10 पीसेस, ऐसे दिक्कत हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, जिस जगह 10 पीसेस आ रहे हैं वहां से सामान खरीदूंगा, और जिस जगह में 5 रुपए के 4 पीसेस आ रहे हैं तो मैं वहां पे 5 रुपए में ही 5 के 2 बेच दूंगा। ऐसे चीटिंग हो जाती थी, स्मूथनेस नहीं रहती थी। तो ऐसे अभी स्मूथनेस आ गई और इजियर कैलकुलेशन इन अकाउंट्स एंड बिजनेस। अब मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा राइज एंड फॉल ऑफ नेपोलियन, की कैसे नेपोलियन पावर में आया और कैसे उसकी पावर छीनी और कैसे वो अपनी पावर से धीरे धीरे नीचे गिर गया, यानी कैसे उसकी शक्ति कम हो गई। शुरू शुरू में उसको सभी लोग क्या सोचते थे कि वो एक लाइबरेटर है जो कि फ्रीडम लेके आएगा लोगों की जिंदगी में, यानी वो आजादी दिलाने वाला है जो कि लोगों की जिंदगी में आजादी लेके आएगा। लेकिन बाद में उसकी आर्मियों को, मतलब जो नेपोलियन की आर्मी थी, वो बड़ी शत्रुतापूर्ण देखी जाने लगी लोगों के द्वारा, क्योंकि जो नेपोलियन आर्मी थी वो दूसरे देशों में जाती थी तो लोग ये समझते थे कि यार नेपोलियन आर्मी है, अगर हम भी नेपोलियन की शक्ति के अंदर आ जाएंगे तो हम भी मॉडर्न हो जाएंगे, हमारे यहाँ भी मॉडर्न लॉज लेके आए जाएंगे, हमारी भी लाइफ चेंज हो जाएगी। लेकिन ये धीरे धीरे शत्रुता में कैसे बदली कि नेपोलियन चाहता था कि मतलब दूसरे देशों के लोग हैं वो फ्रांस की आर्मी में शामिल हो, जो कि दूसरे देशों के लोगों के द्वारा ना मंजूरी था। दूसरे देश के लोग नहीं चाहते थे कि हम फ्रांस की आर्मी का हिस्सा बने, और साथ ही साथ नेपोलियन ने थोड़े टैक्स भी बढ़ा दिए थे जो लोगों के द्वारा पसंद नहीं आते थे। लोग नहीं चाहते थे कि वो एक्स्ट्रा टैक्स दे, तो लोगों को बड़ा गुस्सा आने लगा कि यार हम मॉडर्न लॉस चाहते हैं, मॉडर्निटी चाहते हैं, लेकिन किसी के अंडर रहना नहीं चाहते। इसलिए उसकी फोर्सेस को इन्वेडिंग फोर्स बोला गया है, यानी वो फोर्स बस अब हमारी जमीन को कब्जा करने के लिए आई हैं। उसकी जो शक्तियां हैं नेपोलियन की, वो हमें कब्जा करेंगी हमारी जमीन को और हमारी जिंदगी को बेबदतर बना देंगे, इसलिए उसकी फोर्स को इन्वेडिंग फोर्स बोला है। एंड ही वाज फाइनली डिफीटेड एट द बैटल ऑफ वाटरलू। वाटरलू एक जगह है जहां पे उसे हरा दिया गया था, और इसको कब हराया गया था? नेपोलियन को 1815 में हराया गया था। एक्चुअली नेपोलियन किसी एक राजा के हाथों नहीं मारा गया था, या फिर किसी एक देश के हाथों नहीं मारा गया था। बैटल ऑफ वाटरलू में 4 देशों ने साथ में लड़के नेपोलियन को हराया था। आप समझ रहे होंगे, क्योंकि नेपोलियन इतना पावरफुल था कि किसी एक देश के मारे नहीं मर सकता था वो, इसलिए उसे 4 देशों ने मिलके मारा था। और उस 4 देशों में पहला नाम ब्रिटेन है, फिर प्रशिया है, फिर रसिया है, प्राग कंट्री थी, PRAB प्राग। तो प्रशिया, रसिया, ऑस्ट्रिया एंड B फॉर ब्रिटेन। एंड मैनी सॉ हिज आइडियाज व्हिच ही कैरिड विद हिम एज द रिवॉल्यूशनरी आइडियाज ऑफ लिबर्टी, कि जो लोग उसको देखते थे वो कहते थे यार नेपोलियन बहुत अच्छा है, क्योंकि नेपोलियन ने हालांकि कुछ काम गलत किए हैं जिसके कारण उसकी फोर्स को इन्वेडिंग फोर्स बोला जाता है,
लेकिन उसने कुछ काम ऐसे भी किए हैं जिसकी वजह से रिवोल्यूशनरी आइडियाज को डेली लाइफ में लाया जा सका है। जैसे रिवोल्यूशनरी आइडिया का मतलब लाइफ चेंजिंग आइडियाज ऑफ लाइवर्टी। लाइवर्टी किसी एक शब्द को मिलकर नहीं बनती, लाइवर्टी के भी अंदर कई सारे पहलू हैं लाइवर्टी के। जैसे एक्सप्रेशन ऑफ लाइवर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, पॉलिटिकल लाइवर्टी, सोशल लाइवर्टी एंड इकोनॉमिक लाइवर्टी। यानी अगर कोई आदमी किसी को लाइवर्टी देना चाहता है तो वो लाइवर्टी किसी एक चीज को देकर नहीं मिलेगी, उसमें 4 चीजें छिपी हुई हैं। जैसे एक्सप्रेशन, लाइवर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, यानी हर आदमी अपनी बात को बता सकता है, अपनी मन की इच्छा को, अपनी भावनाओं को किताबों में उतार सकता है, जो मन करे वो छाप सकता है, तभी उसकी राइट टू एक्सप्रेशन कहलाया जाएगा। वो स्पीच देना चाहे, लोगों को बताना चाहे तो बता सकता है, ये एक्सप्रेशन का लाइवर्टी। यानी हम कुछ लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमने कुछ लिखा तो हमें लिखने पर भी सजा मिल जाएगी, क्योंकि पहले सेंसरशिप हुआ करती थी। इसका मतलब अगर कोई चीज किसी आदमी के विरुद्ध में लिखा जा रहा है, मतलब पहले क्या होता था कि जो नॉर्मल लोग थे वो राजा के खिलाफ नहीं लिख सकते थे कि राजा ने ये नीति बुरी लाई है, यानी राजा के द्वारा ये लिया गया फैसला लोगों के लिए बुरा है, यानी जो लोग हैं उनके लिए फायदेमंद नहीं है, लोगों की जिंदगी को तबाह कर रहा है। ऐसे आइडियाज जो किंग लाते थे पहले नॉर्मल लाइफ में, जैसे टैक्स बढ़ा दिया था 30 स्टेट के लोगों के ऊपर। अब 30 स्टेट के लोग इस चीज के बारे में नहीं लिख सकते थे कि राजा ने क्या क्या किया है उनकी जिंदगी में, क्योंकि वहां पे सेंसरशिप थी, यानी एक्सप्रेशन का राइट ही नहीं था। फिर है पॉलिटिकल राइट। पॉलिटिकल राइट तो आप समझ ही चुके होंगे कि पॉलिटिकल राइट का मतलब है कि कोई वोट देने का अधिकार हो, या फिर अपनी सरकार चुनने का अधिकार हो, इलेक्शन में खड़ा होने का अधिकार हो, और सरकार का हिस्सा बनने का अधिकार हो। जैसे अगर मैं कल को एमएलए बन जाता हूँ या एमपी बन जाता हूँ, देन आई विल बी ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो पॉलिटिकल राइट हो। सोशल राइट हो का मतलब, सोशल लाइबिलिटी का मतलब है कि अब किसी भी रूप का, मतलब किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं रहेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा, लोग बड़े प्यार से रहेंगे। एंड फिर इकोनॉमिक लाइबिलिटी की, यानी चाहे लड़का हो या लड़की, गरीब हो या अमीर, सबके पास बराबर अधिकार होंगे कि वो पैसा कमा सके, अच्छा काम कर सके, अच्छे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ सके, उनको भी ट्रेन किया जा सके। अब जरूरी नहीं कि अमीर घर के बच्चे ही हाई एजुकेशन के लिए ट्रेंड हो सकते हैं। अब गरीब घर का बच्चा भी अगर कोई अच्छा पढ़ने वाला है तो उसे भी सरकार स्कॉलरशिप देती है। अब तो सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। तो उसी तरीके से फ्रांस में भी ये 4 चीजें लेके आया था नेपोलियन, यानी नेपोलियन ने लाइबर्टी दी थी। ये तो मैंने इंडियन एस्पेक्ट में आपको बताया, लेकिन आप इसी को अगर फ्रांस के एस्पेक्ट में पढ़ोगे तो आप भी समझ सकते हो। यानी फ्रांस में भी वोट देने का अधिकार होगा, सोशल लाइबर्टी होगी, इकोनॉमिक लाइबर्टी होगी, एक्सप्रेशन लाइबर्टी होगी। ये आइडियाज फ्रांस में ही नहीं थे। मैंने आपको बताया ना कि जब ये नेपोलियन दूसरे देशों को लूटने जाता था तो लोग बड़े खुश होते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये सारे राइट हमें भी मिलेंगे। बट बाद में जब नेपोलियन ने थोड़ी शक्ति बरती तो लोग उसको इन्वेडिंग फोर्स भी बोलने लगे। लेकिन जो आइडियाज थे वो तो लोगों के द्वारा एंजॉय किए जा ही रहे थे ना। तो ये आइडियाज क्या थे, दूसरे हिस्से में भी जाते थे यूरोप के। जैसे अगर उसने पोलैंड को लूटा तो पोलैंड के लोगों को भी ये अधिकार मिलते थे, अगर प्रुशिया को लूट रहा है तो प्रुशिया के लोगों को भी ये अधिकार मिलेंगे। तो यही बात है कि अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप में भी बड़ा इम्पैक्ट था इन आइडियाज को ऑन पीपल लॉन्ग आफ्टर हिज डेथ। यानी जब नेपोलियन मर गया था तब भी लोगों के पास ये अधिकार थे, मतलब थे नहीं का मतलब यहाँ पे जब नेपोलियन मर गया था तब भी ये लोग इन आइडियाज को एंजॉय करना चाहते थे, क्योंकि लोग इस आइडियाज को कहते हैं कि अगर मैंने आपको एक बार लड्डू दे दिया हाथ में, उसको खाने के बाद आपका मन करेगा कि एक बार लड्डू और मिल जाए। इस तरीके से अगर एक बार नेपोलियन ने ये अधिकार दे दिए तो लोग और चाहेंगे कि हमें फिर से ये अधिकार मिले। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे फ्रांस में बदलाव हुए थे। मतलब ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 4 लाइनों में हम इस चैप्टर को खत्म ही करने जा रहे हैं। अब हम देखेंगे कि जो आइडियाज ऑफ लाइबर्टी थे, यही लाइबर्टी के आइडियाज, एक्सप्रेशन, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, जो हमने यहाँ पे पढ़े, वही लाइबर्टी के आइडिया। और डेमोक्रेटिक राइट्स, जो लोकतांत्रिक अधिकार, जैसे पॉलिटिकल लाइबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट पॉलिटिकल लाइबर्टी के अंदर आ जाता है। तो आइडिया ऑफ लाइबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट विल बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसका मतलब जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो चुका था उसके बाद भी जब लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन को याद करते थे तो यही 2 आइडियाज, आइडियाज ऑफ लाइबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट, सबसे पहले लोगों के दिमाग में आते थे। अब आप समझ गए होंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग आइडियाज हुए थे। यही आइडियाज फ्रांस के दूसरे हिस्सों में भी फैले थे, स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। यानी 19वीं शताब्दी में ये आइडियाज यूरोप के दूसरे देशों में भी फैल गए थे। 19th सेंचुरी का मतलब है 1801 से लेके 1900 तक।
ये आइडियाज। तो इस समय में लगभग इस 100 साल में ये आइडियाज पूरे देशों में फैल चुके थे, क्योंकि 1800 के टाइम से लेकर 1900 तक, इसी टाइम पे 1848 में फ्रांस भी आजाद होता है, इटली भी आजाद होता है, जर्मनी भी आजाद होता है, ब्रिटेन भी आजाद होता है। तो आप समझ सकते हो कि कैसे ये सेंचुरी पावरफुल इंस्पायरिंग आइडियाज से भरी रही होगी। तो ये आइडियाज यूरोप के दूसरे देशों में भी फैल गए थे और फ्यूडल सिस्टम को भी खत्म कर दिया गया था। फ्यूडल सिस्टम आप समझिए, फ्यूडल सिस्टम क्या होता है कि अगर एक बहुत बड़ी जमीन है, ये जमीन है बहुत बड़ी, ठीक है, अब इस जमीन में, यहां पे समझाऊं, ये जमीन है बहुत बड़ी, ठीक है, और एक कॉलोनियल गवर्नमेंट है या फिर किंग है। अब किंग की बस की नहीं है कि यहाँ पे पूरी जमीन पे टैक्स ले सके अकेले के दम पर। वो क्या करेगा, इस जमीन को 4 हिस्सों में बांट देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हिस्सों में बांट दिया, और हर जमीन पे एक जमींदार बिठा दिया, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे फ्यूडल लॉ, फ्यूडल लॉर्ड, फ्यूडल लॉर्ड। इस आदमी को बिठा दिया। अब ये क्या करेगा, इस पूरी जमीन में लोगों से टैक्स कलेक्ट करेगा, और टैक्स कलेक्ट करने के बाद उसे राजा को देगा। ये यहां से कलेक्ट करेगा और इसको राजा को देगा, ये यहां से कलेक्ट करेगा, राजा को देगा, ऐसे सब जगहों से राजा के पास टैक्स आएगा। अब राजा को ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ेगा और टैक्स भी मिल जाएगा। लेकिन इसमें नुकसान क्या था कि जमींदार को राजा बहुत ज्यादा अधिकार दे देता था। जमींदार क्या करता था, जो आदमी टैक्स नहीं दे पाता था उसकी जमीन हथिया लेता था। अब इससे जमींदार अमीर हो जाता था। तो आप समझ चुके होंगे कि जमींदारी सिस्टम कितना खराब था, यानी फ्यूडल सिस्टम कितना खराब था। ये रहा फ्यूडल सिस्टम। तो ये फ्यूडल सिस्टम था, आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो इस सिस्टम को भी खत्म कर दिया गया था। अब जो कॉलोनाइज्ड पीपल थे उन्होंने भी इस आइडिया, फ्रीडम के आइडिया को रिवर्क किया था। रिवर्क द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेज इनटू देयर मूवमेंट्स टू क्रिएट ए सॉवरेन नेशन स्टाइल। अब यहाँ पे क्या है कि कॉलोनाइज्ड पीपल जो थे उन्होंने भी अपने, अब जैसे आप अफ्रीका का एग्जाम्पल लें, अफ्रीका में लोग किस लिए रिवॉल्यूशन कर रहे थे कि उनको इंडिपेंडेंस मिल जाए, और साथ ही साथ गोरे काले का भेद भी खत्म हो जाए, भेदभाव खत्म हो जाए। तो वो उनका रिवॉल्यूशन का मेन बेसिक आइडिया क्या था कि एबोलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कलर। लेकिन इंडिया में क्या था, हम भी इंडिपेंडेंस चाहते थे, लेकिन हम ये भी चाहते थे कि कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन है, छुआछूत का जो डिस्क्रिमिनेशन है, अपर क्लास और नीचे लोअर क्लास, ये भी खत्म हो जाए। तो अफ्रीका में लोग जो रिवॉल्यूशन कर रहे थे, इंडिपेंडेंस कर रहे थे, उस पे वो किस चीज के लिए इंडिपेंडेंस कर रहे थे, कलर का डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए। जबकि हमने इंडिपेंडेंस शुरू किया अपना आजादी पाके अपर कास्ट लोअर कास्ट यानी अपर ब्राह्मण वर्ग, छुआछूत वर्ग, ये वर्ग खत्म करने के लिए कि भाई अब किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो देखो उनका जो बेसिक आइडिया था इंडिपेंडेंस पाने का और हमारा बेसिक आइडिया इंडिपेंडेंस पाने का, दोनों में अलग अलग है, अंतर है। तो हर कॉलोनाइज कंट्री के लिए इंडिपेंडेंस और फ्रीडम का आइडिया थोड़ा अलग अलग रहा है। तो हर आदमी फ्रीडम चाहता है लेकिन अपने रूप में चाहता है। तो यहाँ पे यही बोला है कि कॉलोनाइज पीपल ने भी फ्रीडम के आइडिया पे काम किया, लेकिन अपने अपने रूप में रीवर्क, या उन्होंने सेम टू सेम वही नहीं अपनाया जो फ्रांस में अपनाया गया था। उन्होंने अपने रूप में अपनाया फ्रीडम के आइडिया को फ्रॉम द बॉन्डेज। बॉन्डेज का मतलब है बंधेज। बंधेज का मतलब है कि किसी के अंडर काम करना, किसी के दबदबे के अंदर काम करना, खुल के काम ना कर पाना, सिंपली इनटू देयर मूवमेंट। उन्होंने इन आइडिया को अपने मूवमेंट में इंस्पायरिंग आइडियाज बनाए, यानी अब लोग मूवमेंट जो कर रहे थे यानी परिवर्तन ला रहे थे, तो इन आइडियाज को बेसिक आइडिया बनाया कि हमको इन चीजों को लाने के लिए मूवमेंट करना है, इन चीजों में परिवर्तन प्राप्त करने के लिए आंदोलन करने हैं, टू क्रिएट अ सोवरेन नेशन। और जब हम अपना देश बनाएंगे तो जो आइडिया ऑफ फ्रीडम हम अपनाना चाहते हैं, यानी हम आजादी चाहते हैं छुआछूत से, तो हम उसको बेसिक राइट देंगे लोगों के पास कि अब लोगों के पास छुआछूत की जो मतलब पहले प्रथा चलती थी अब नहीं रहेगी। तो क्रिएट अ सोवरेन नेशन स्टाइल, समझ में आया। जैसे अगर फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस में बेसिक राइट, अगर हम फ्रांस के रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ये 3 चीजें सामने आती हैं क्योंकि ये उनके बेसिक राइट्स रहे हैं। ऐसी जब हम इंडिया की बात करेंगे तो डेमोक्रेसी सबसे सामने आती है क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी ज्यादा हैवी लेवल पे सपोर्ट की गई है।
और इन्हीं चीजों को टीपू सुल्तान और राजा राममोहन रॉय जो कि दो पर्सनैलिटीज थी, मतलब दो लोग थे, उन्होंने इन आइडियाज को जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आ रहे थे बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग आइडियाज बनाए। यानी वो भी चाहते थे कि जैसे लोगों ने रिस्पॉन्ड किया फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, रिवॉल्यूशनरी फ्रांस से, उसी तरीके से जो भारत में लोग हैं, जो इंडिया में लोग हैं, वो भी इन आइडियाज से इंस्पायर हो और अपनी डेली लाइफ में इन आइडियाज को लेकर आए। जैसे वहां पे लोग फ्रीडम को चाहते थे, तो लोग भी डेली लाइफ में फ्रीडम को चाहें, वो भी रिवॉल्ट करें अपने फ्रीडम के लिए। आप समझ चुके होंगे। और इसी के साथ हमारा ब्यूटीफुल चैप्टर खत्म हो जाता है। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद फ्रेंड्स।